सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में साफ साफ कह दिया, यानी वो एक बड़ा फैसला है, जिस फैसले में ये कहा कि ये अगर आपकी जमीन है और आपका जो विवाद है, जमीन का जो विवाद है वो आपका मालिकाना हक को लेकर है। यानी मालिकाना हक का अगर विवाद है, यानी कोई एक कह रहा है कि ये जमीन मेरा है, दूसरा व्यक्ति जो आपके अगेंस्ट हैं, प्रतिवादी हैं, वो ये कह रहे हैं ये जमीन मेरा है, और दोनों में से किसी एक के पास कब्जा भी होगा, दोनों के पास कब्जा तो होगा नहीं। तो अब उस केस में अगर ऐसा है और दोनों दस्तावेज भी दिखा रहे हैं, यानी दस्तावेज के तौर पे वो कागजात प्रस्तुत कर रहे हैं, अब उनके पास जो कागजात हो, एक अलग कागजात दिखा रहा है, दूसरा जो व्यक्ति है वो एक अलग कागजात दिखा रहा है, तो अब इसको कौन तय करेगा? ये मालिकाना हक जो है आपका कौन तय करेगा कि कौन इस संपत्ति का मालिक है? उसके लिए क्या करना होगा? देखें, ये जमीन का जब विवाद चल रहा है और विवाद मालिकाना हक का है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है ये कहा गया कि देखें, अगर आपका इस प्रकार का विवाद है और इसमें से अगर किसी एक का दाखिल खारिज भी है, कोई दाखिल खारिज भी करा लिया है और किसी एक का जो है जमीन पर कब्जा भी है, ठीक है, लेकिन जो भी समस्या है आपको अपना दस्तावेज जो है वो साबित करने के लिए आपको सिविल कोर्ट ही जाना होगा। यानी ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर आप अपना अधिकार को साबित करना चाहते हैं, आप मालिकाना हक प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको सिविल कोर्ट का रुख करना होगा और सिविल कोर्ट के द्वारा ही ये निर्णय किया जाएगा कि इस संपत्ति का जो है वो असली मालिक कौन है। दाखिल खारिज कराने वाले असली मालिक हैं कि जिसका कब्जा है वो मालिक है, या किसका कागजात सही है, किसका कागजात गलत है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि जमीन का अगर कोई भी व्यक्ति दाखिल खारिज करा लेता है, और वह दाखिल खारिज कब कराता है? देखें, ये जमीन का अगर टुकड़ा है तो सबसे पहला जो दाखिल खारिज वो व्यक्ति कराते हैं जिनके पास जमीन का जो है रजिस्ट्री होता है। रजिस्ट्री कहने का मतलब है जमीन वो खरीदा, जमीन का केवाला है, जमीन का उसके पास बैनामा है। इन सभी दस्तावेज के आधार पर वो व्यक्ति दाखिल खारिज के लिए, यानी वो व्यक्ति म्यूटेशन के लिए अप्लाई करता है। म्यूटेशन के लिए अप्लाई करने के बाद वेरीफाई किया जाता है उसके रजिस्ट्री को, विक्रेता को, बेचने वाले को, कि अभी जो विक्रेता है उसके नाम अगर जमीन है, उसके द्वारा जमीन का राजस्व जो है वो दिया जा रहा है। आप ऐसा कर सकते हैं, उसके पास जमीन का रसीद भी है, तो आपको म्यूटेशन कराने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर विक्रेता के नाम जमीन है, विक्रेता का वो जमीन है, विक्रेता के पास जमीन का रसीद है, और आप जो है म्यूटेशन के लिए अप्लाई करेंगे, आपने संपत्ति को खरीदा है, आपका म्यूटेशन स्वतः होगा। कोई भी एक तरह से आपको प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कि बेचने वाला तो व्यक्ति है और उसी व्यक्ति के नाम से जमीन है और उसी से आपने खरीदा है, उसके पास जमीन का रसीद है, तो आपका म्यूटेशन में दिक्कत क्यों होगा? अगर आपके म्यूटेशन में दिक्कत हो रहा है तो उसका कारण कुछ और हो सकता है। ये हो सकता है कि विक्रेता जो बेचा जमीन उसके नाम जमीन नहीं है, उसका बेटा के द्वारा बेचा गया है, उसके पत्नी के द्वारा जो है बेचा गया है ना। तो ये अगर ऐसा सिचुएशन उत्पन्न हुआ, ऐसा अगर कंडीशन आया, तो आपका म्यूटेशन कराने में जो है समस्या उत्पन्न होता है, लेकिन उस समस्या का भी समाधान किया जाता है। इसलिए कि अगर बेटा उत्तराधिकारी है तो बेटा तो पिता का संपत्ति है, बेच सकता है, पत्नी है उसके पति का संपत्ति है, वो भी बेच सकती है। तो अगर इसमें किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा और कितने उत्तराधिकारी हैं इसका मांग किया जा सकता है, इसके लिए वंशावली का मांग किया जा सकता है, जो आपको दिखाना होगा। उसके बाद म्यूटेशन का प्रक्रिया होता है। अगर किसी ने इस पर ऑब्जेक्शन कर दिया, अगर यहाँ पर जो है किसी ने ऑब्जेक्शन कर दिया, तो आपका म्यूटेशन जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका म्यूटेशन रिजेक्ट हो जाएगा।
दूसरा कंडीशन उत्पन्न होता है दाखिल खारिज का। एक तो मान लेते हैं कि जमीन की रजिस्ट्री हुई, जमीन की खरीद बिक्री हुई, म्यूटेशन का प्रक्रिया हुआ। दूसरा कंडीशन ये उत्पन्न होता है कि अगर जमीन पूर्वज की है, पैतृक संपत्ति है, जमीन का बंटवारा हुआ है ना, बंटवारा हुआ, तो अब बंटवारा जिसके बीच में हुआ, मान लेते हैं 4 भाई हैं, तो चारों का अलग अलग जो है संपत्ति अब डिवाइड हो गया है। तो डिवाइड हो गया तो सभी के नाम से अलग अलग क्या होगा, दाखिल खारिज होगा। अब जो है यानी सभी जो है अलग अलग अपना टैक्स देंगे सरकार को, सभी का नाम अलग हो जाएगा, यानी कल को भविष्य में किसी प्रकार का विवाद नहीं रहेगा। अब ये जमीन का जो आप टुकड़े को देख रहे हैं है ना, इसको अब ये है पूरा, तो ये अब 4 पार्ट में बट गया, एक यहाँ हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और ये हो गया। तो ये सारा जो टुकड़ा आप देख रहे हैं जमीन का, इसका दाखिल खारिज अलग अलग होगा, सभी भाइयों का नाम अलग अलग दर्ज होगा। ये होता है कब, जब जमीन का बंटवारा हो, उसके बाद भी आप म्यूटेशन के लिए अप्लाई करते हैं। यहाँ पर भी वंशावली जो है वो मांगा जाएगा, और इसलिए मांगा जाएगा ताकि वेरीफाई किया जा सके कि आप यानी जो अपने पूर्वज की जमीन को डिवाइड कर रहे हैं उसमें कितने उत्तराधिकारी हैं, वो देखना बेहद जरूरी है। और सभी उत्तराधिकारी के बीच में वो संपत्ति समान डिवाइड होना चाहिए। अगर आपने किसी प्रकार का कोई भी जो उत्तराधिकारी है उसके हिस्से में ये जमीन का टुकड़ा नहीं दिया है, तो उस व्यक्ति से ऐसा नहीं कोई आपत्ति हो जाएगी, उस व्यक्ति का एनओसी चाहिए, यानी उस व्यक्ति का नो ऑब्जेक्शन चाहिए। कोई भी हिस्सेदार है, कोई भी उत्तराधिकारी है, आप उसके हिस्से में ये जमीन का टुकड़ा नहीं देना चाहते हैं, नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो इस बात का सपोर्ट करे कि उन्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, वो दूसरी जगह जमीन जो है अपना शेयर ले रहे हैं, हक ले रहे हैं, तो उनका एनओसी तो चाहिए। लेकिन ना उनका एनओसी है और एक तरह से ना आप उनको शेयर दे रहे हैं, तो फिर यहाँ पर समस्या उत्पन्न हो सकता है। या जो उत्तराधिकारी हैं जिनका आपने नाम नहीं दिया, उनके द्वारा अगर ऑब्जेक्शन कर दिया गया, दाखिल खारिज रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जब ऑब्जेक्शन लग गया तो इसका मतलब है कि इस पर विवाद है, पारिवारिक विवाद है, आपसी सहमति नहीं हुई है, बंटवारा सही ढंग से नहीं किया गया है, और आपके म्यूटेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में, म्यूटेशन के फैसले में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर आपके जमीन का वो रसीद कटा लिया है ना, रसीद जो है वो कटा लिया, कहने का मतलब है कि आपके जमीन का वो दाखिल खारिज करा लिया है ना, दाखिल खारिज जो है वो करा लिया, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि आपके संपत्ति का वो मालिक बन गया। सिर्फ दाखिल खारिज करा लेने से, सिर्फ म्यूटेशन करा लेने से मालिकाना हक नहीं मिलता है, मालिकाना हक जो है वो नहीं मिलता है। यानी उसके लिए एक तरह से उनके पास ऐसे दस्तावेज होने चाहिए, ऐसे कागजात होने चाहिए जिसके आधार पर वो मालिकाना हक का दावा कर सके, और ऐसा अगर कागजात नहीं है तो वो मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकता है। यानी कहने का मतलब साफ है, मालिकाना हक का दावा करने के लिए आपके पास जमीन की रजिस्ट्री होनी चाहिए, आपके पास जमीन का खतियान होना चाहिए। एक तो रजिस्ट्री हो गया, दूसरा खतियान हो गया। अगर किसी प्रकार का वसीयत है, उसके आधार पर आपने म्यूटेशन कराया है, वसीयत आप दिखा सकते हैं। अगर आपके पास किसी प्रकार का कोई गिफ्ट डीड है, वो दिखा सकते हैं। तो ये सभी दस्तावेज के आधार पर आप ये साबित कर सकते हैं कि आप इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, आप इस संपत्ति के मालिक हैं, इस संपत्ति का मालिकाना हक आपके पास है। अन्यथा आप ये साबित नहीं कर पाएंगे कि ये संपत्ति आपके पास कैसे प्राप्त हुआ। आपके पास सिर्फ जमीन का रसीद है, कानूनी तौर पर आपको मालिकाना हक नहीं मिलता है, आप उस संपत्ति के मालिक नहीं बन सकते हैं। मालिक तभी बन सकते हैं उस संपत्ति के जब आपके पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हो, जिससे कि ये साबित हो कि ये संपत्ति आपको कैसे प्राप्त हुआ। आप ये संपत्ति किसी से लिए और किसी तरीके से अगर आपने दाखिल खारिज करा लिया, कल को ये संपत्ति आपके हाथों से जा सकती है। बहुत लोग पहले जमीन का खरीद बिक्री करते थे
तो क्या करते थे, जमीन को पंचनामा बनाकर खरीद लेते थे। यानी पंचनामा के आधार पर किसी प्रकार से आप कह सकते हैं जुगाड़ से, ये भी बोल सकते हैं कि उन्होंने क्या किया, दाखिल खारिज करा लिया। आज जो है उसका कोई मान्यता नहीं है। मामला कोर्ट में जाएगा, आपके हाथों से जमीन चली जाएगी, आपके पास कब्जा है तो भी आपके हाथों से जमीन चला जाएगा और आप पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप भी लगाया जा सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।